माय नेम इज़ मोहित मालविया और मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके सामने जो है जीएसटी प्रोसीजरल पार्ट से रिलेटेड। मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है कि आईडीटी में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट वैल्यूएशन, सप्लाई, आईटीसी, आईजीएसटी, एग्जम्पशन जैसे बड़े चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड प्रोसीजरल पार्ट को साइडलाइन कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स एंड प्रेफरेंस। बट आफ्टर एनालाइजिंग पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि प्रोसीजरल पार्ट से कंपैरेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा फोकस इस वीडियो में इन 10 टॉपिक्स पर रहेगा और मैं ये ट्राई करूँगा कि इन टॉपिक्स को आपको क्विकली एंड इफ़ेक्टिव वे में रिवाइज करवा सकूँ। ये वीडियो स्मॉल पार्ट में रहेगा बिकॉज मुझे ये फीडबैक मिला है कि स्टूडेंट्स का अभी बड़े वीडियोस देखने का कोई मूड नहीं है, तो इसलिए मैं ये वीडियो स्मॉल पार्ट्स में इशू करूँगा। ये वीडियो सीए, सीएस, सीए में तीनों के लिए फ्रूटफुल रहेगा और ये जो डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो 10 टॉपिक्स हैं, असेसमेंट्स एंड ऑडिट्स, रिटर्न्स, जॉब वर्क्स, ई-वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, अपील्स एंड रिविजन्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एडवांस रूलिंग, रिफंड, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर्स, डिमांड एंड रिकवरी। अब इन एक बार मैं आपको पीडीएफ का ओवरव्यू दे देता हूँ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि अपना पैटर्न क्या रहेगा। सबसे पहले चैप्टर है असेसमेंट एंड ऑडिट जो अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑडिट्स। इसके बाद मैंने बात करी है रिटर्न्स की। रिटर्न्स के बाद बात करी है नोट्स रिगार्डिंग रिटर्न्स। इसके बाद जॉब वर्क प्रोसेस पूरा डिस्कस करा है और एक ही पेज में आपको पूरा जॉब वर्क कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद मैंने ई-वे बिल से रिलेटेड बात करी है। इसके बाद ई-वे बिल, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। इसके बाद अपील एंड रिवीजन का चार्ट अपन खुद फुलफिल करेंगे यहाँ पे लाइव क्लास में। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़, उसको मैंने एक बहुत ईजीली वे में कंपाइल करने की कोशिश करी है जिसे आप यहाँ पे समझ पाएंगे। ये स्पेसेस इसलिए खाली हैं क्योंकि जब मैं क्लासेस में पढ़ाऊँगा तब मैं वहाँ पे पिक्टोरियल चार्ट्स के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एडवांस रूलिंग, रिफंड्स, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर और लास्ट टॉपिक डिमांड एंड रिकवरी। तो हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड है असेसमेंट्स एंड ऑडिट से। असेसमेंट्स एंड ऑडिट्स के अंदर ये सेक्शंस है। सेक्शन नंबर 59 बात करता है सेल्फ असेसमेंट की। फिर उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन नंबर 60 में, 61 में स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, 62 के अंदर नॉन फाइलर, 63 के अंदर अनरजिस्टर्ड पर्सन और फिर उसके बाद 64 में समरी असेसमेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट्स एंड ऑडिट में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप किसी भी तरीके का अमाउंट डिटरमाइन करते हैं जो टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड है तो उसे असेसमेंट कहते हैं। ऑडिट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिटर्न्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स होता है जो सेक्शन नंबर 65 एंड 66 एंड सेक्शन नंबर 35 के अंदर कंसीडर करा जाता है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल्फ असेसमेंट की। सेल्फ असेसमेंट वो होता है जो अपन 3B में करते हैं। 3B के अंदर जो अमाउंट अपन टैक्स लाइबिलिटी का बताते हैं वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोला जाता है। अब अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि सेल्फ असेसमेंट जो करा है असेसी ने वो ऑर्डर में नहीं है तो वो चाहे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी कर सकता है। जो पीरियोडिक रिटर्न जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 39 उसमें अपन सेल्फ असेसमेंट करते हैं। उसके आगे अपन डिस्कस करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है कि जब आप डिटरमाइन नहीं कर पाते कि आपकी वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या होने वाली है और आपके ऊपर कौन सा रेट एप्लीकेबल होने वाला है, तो आप प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन लिखते हैं जो जिसका वो एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन
90 डेज के अंदर करता है और आपको एक प्रोविजनल अमाउंट बताता है जिसका आप पेमेंट करें। वो चाहे तो आपसे 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अमाउंट तक का बॉन्ड भी साइन करवा सकता है, लेकिन जैसे ही उसने प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर दिया उसके बाद उसको 6 मंथ के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर करना पड़ता है। ये जो 6 मंथ का पीरियड है वो फर्दर 4 ईयर तक के लिए एक्सटेंड हो सकता है। अगर जो फाइनल असेसमेंट हुआ है और प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है उसमें अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है, मतलब आपको और पेबल आ रहा है, तो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है 18% पर एनम अंडर सेक्शन 50। और अगर आपको रिफंड आ रहा है तो आपको रिफंड मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा 6% पर एनम अंडर सेक्शन 56, जो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है सेक्शन नंबर 61, जिसकी अपन बात करते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की। स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स की मैं जब बात करने जाता हूँ वो आता है फॉर्म जीएसटी असेसमेंट 10 के अंदर, जब प्रॉपर ऑफिसर आपको सिलेक्ट करता है कि हमें आपकी स्क्रूटनी करनी है। वो किसी भी बेसिस पे सिलेक्ट कर सकता है कि उसको कोई सा अनऑथोराइज ट्रांजैक्शन लग रहा है या आपके ट्रांजैक्शन नॉर्मल बिजनेस में जैसे ट्रांजैक्शन होने चाहिए वैसे, मतलब अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं आपके, तो वो आपको नोटिस दे सकता है। आप उस नोटिस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं 30 दिन के अंदर। अब ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वेल एंड गुड, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो 3 तरीके से आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। सेक्शन नंबर 65 के अंदर वो आपका ऑडिट करवा सकता है, सेक्शन नंबर 66 के अंदर वो आपका ऑडिट करवा सकता है जो भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, या आपके ऊपर डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगा सकता है सेक्शन नंबर 73 एंड 74 के अंदर। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या डिस्कस करा, 59, 60 प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा, अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ एग्जाम में इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो प्रोविजनल असेसमेंट उनमें से एक होगा। उसके बाद अभी अपन ने स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का डिस्कशन करा। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन फाइलर और एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये एक्चुअली असेसमेंट ऑर्डर कब तक करा जा सकता है, 5 ईयर्स तक। 5 ईयर्स कब तक, 5 ईयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जिस साल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना था या रिटर्न फाइल करने थे उस साल का एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट है तब से 5 साल तक के वो ये असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर। अब यहाँ पे ये बात होती है कि नॉन फाइलर्स के केस में आपके ऊपर असेसमेंट का नोटिस आया, शोकोज नोटिस, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिल्कुल दी जाएगी। अगर आप 30 दिन के अंदर रिप्लाई कर देते हो तो और वैलिड रिटर्न भर देते हो तो ये जो आपके ऊपर असेसमेंट चालू हुआ है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, वो विड्रॉल मान लिया जाएगा 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ भी सेम केस होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप लायबल हो और आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो प्रॉपर ऑफिसर आपको असेसमेंट ऑर्डर भेज सकता है और आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोल सकता है, और वो ऑर्डर 5 साल तक के लिए भेजा जा सकता है, जो भी अपन ने डिस्कस करा। ये बात हो गई सेक्शन नंबर 62 और 63 की। 64 के अंदर बात करते हैं अपन समरी असेसमेंट की, जिसके लिए प्रायर अप्रूवल लगता है एसी जेसी का। और कहीं पर भी प्रायर अप्रूवल नहीं था तो मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक पॉइंट हो सकता है कि प्रायर अप्रूवल एसी और जेसी का यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे ही आपके ऊपर समरी असेसमेंट होता है तो असेसमेंट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और प्लस अगर समरी असेसमेंट करते टाइम असेसी फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स का कौन असेसी है, तो जो पर्सन इन चार्ज है उसको ही असेसी मान लिया जाता है। और इसके ऊपर फिर 73 और 74 की जो डिमांड रिकवरी प्रोसीडिंग्स है वो एप्लीकेबल होती हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ ऑडिट्स पे। टाइप्स ऑफ ऑडिट पे अपन ने बात करी कि कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं। सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 5 के अंदर कंपलसरी ऑडिट करवाना पड़ता है अगर आपका टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ हो, लेकिन इसमें जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो असेसी खुद करता है, रजिस्टर्ड पर्सन खुद करता है। लेकिन 65 और 66 में ये केस नहीं होता।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 65 और 66 का डिफरेंस आता है। ये जो मैं स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगा ये वही पॉइंट्स हैं जो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में आ चुके हैं प्लस आपके मॉड्यूल्स में दिए हुए हैं। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को टच कर रहा हूँ। ये एकदम 100% रिवीजन नहीं है बट ये 99% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और 99% टॉपिक्स को टच करेगा। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा डिफरेंस बिटवीन ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड 66 क्या होता है। एक्चुअली 65 के अंदर जो ऑडिट होता है वो एक जर्नल ऑडिट होता है। वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रीजंस नहीं होते हैं लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को कुछ चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से वो ऑडिट करवाता है और यहाँ पे जो ऑडिटर रहता है वो जीएसटी ऑफिसर रहता है। और उसके रेफरेंस में आप जो फ्रीक्वेंसी रहती है ऑडिट की अंडर सेक्शन 65 वो डिस्क्रिशनरी रहती है। ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि हर साल में एक बार करवाना है। ये दोनों ऑडिट्स जो रहते हैं इसको आप ऐसे बाइफरगेट कर सकते हैं कि 65 जो रहता है वो एक डिपार्टमेंटल ऑडिट रहता है जबकि 66 एक स्पेशल ऑडिट रहता है। वो भी डिपार्टमेंट वाले ही करवाते हैं लेकिन वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि 66 में ऑडिट कौन कौन कर सकता है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज इन्वॉल्व नहीं है लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसकी कॉस्ट कौन बेयर करेगा, डिपार्टमेंट करवा रहा है तो डिपार्टमेंट ही बेयर करेगा। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द लॉ, दोनों केसेस में दी जानी चाहिए लेकिन 65 में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं है। 66 में बिल्कुल मेंशनड है कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। दोनों के अंदर जो डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगेगी वो 73 एंड 74 के अकॉर्डिंग लगेगी। प्लस आपको इसके अंदर जो रिपोर्ट्स हैं 66 के अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको देनी पड़ेगी डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर को जब ये ऑडिट की आप फाइंडिंग्स की जो फाइनलाइजेशन करते हैं उस समय। फिर इसके बाद जो प्रायर नोटिस है 65 के अंदर आपको 15 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है जबकि 66 के अंदर ऐसी कोई कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है। 66 को स्पेशल ऑडिट बोला जाता है और 65 को जर्नल ऑडिट बोला जाता है। तो 3 तरीके के ऑडिट होते हैं जो 35(5), 65 और 66 के अंदर होता है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो अपन बात करते हैं असेसमेंट एंड ऑडिट्स, उसके अंदर यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। प्रोविजनल असेसमेंट और स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स, यहाँ पर जो टाइम लिमिट्स मेंशन है वो आप ज़रूर देख के जाएं, उन पे ऑब्जेक्टिव बनने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आना चाहूँगा जो बात करता है रिटर्न से। रिटर्न्स के अंदर मैं यहाँ पे आपसे ये डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या ड्यू डेट होती हैं और कौन पर्सन लायबल होते हैं, ये आप सिंपली चार्ट में से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे GSTR 1, GSTR 1 के अंदर अगर आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना है GSTR 1 तो आपका टर्नओवर 1.5 CR से कम होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR से ज़्यादा है तो फिर आपको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा 10 तारीख तक। अब इसके बाद यहाँ पर GSTR 4 के अंदर एक और फॉर्म आता है GST CMP 08, जहाँ पर हर क्वार्टर के अगली 18 तारीख को आपको कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर आप हो तो आपको रिटर्न भरना पड़ता है। और GSTR 4 आपको क्वार्टरली नहीं भरना पड़ता, GSTR 4 आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड में 30 अप्रैल तक भरना पड़ता है। यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, वो आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद ये सारे रिटर्न्स दिए हुए हैं GSTR 7 और 8 जो TDS और TCS से रेफ़र करते हैं। फिर GSTR 9 के थोड़े सब क्लासिफिकेशन है वो आपको देखने चाहिए। GSTR 9 में बात करी गई है कि रेगुलर टैक्स पेयर अगर हैं तो आपको GSTR 9 भरना कंपलसरी है। फिर उसके बाद GSTR 9A कंपोजिशन स्कीम वालों को भरना कंपलसरी है। फिर उसके बाद GSTR 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भरना कंपलसरी है। और GSTR 9C एक रिकंसिलेशन होता है अगर आपका ऑडिट हो रहा है, जो अभी अपन ने ऊपर बात करी 35(5) के अंदर, तो फिर आपको ये 9C भरना
ज़रूरी है, जिससे अभी तक लोग परेशान हैं, अभी तक उनको सोल्यूशन नहीं मिला है कि इसको किस तरीके से भरा जाए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहूँगा सीपिन और सिन का, जहाँ पर सीपिन जो रहता है वो 14 डिजिट का एक कोड रहता है। जब आप चालान जनरेट करते हैं पोर्टल पे तब वो आपको मिलता है, जो आपको मदद करता है कि आप पहचान सके कि किस चालान से आपने कौन सा पेमेंट करा है। उसी के रेफरेंस में सिन रहता है, जो 14 डिजिट सिपिन के रहते हैं वो तो कंसीडर करता ही है, प्लस जो 3 या 4 डिजिट जो रहते हैं बैंक कोड के वो भी कंसीडर करता है, जो आपको स्टेटस पता करने में मदद करता है कि मैंने ये जो पेमेंट हुआ है वो एक्चुअली हुआ है, मतलब पेमेंट का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे क्यूट सा एमसीक्यू बन सकता है कि सिपिन रहता है उसमें 14 डिजिट रहते हैं, और जो सिन रहता है उसमें यूजुअली 17 डिजिट रहते हैं, लेकिन कुछ बैंक्स के नंबर्स 4 डिजिट के भी रहते हैं तो वो 18 डिजिट पे भी जा सकता है। ठीक है, तो रिटर्न्स के अंदर ये वाली चीज़ें नॉर्मल चीज़ें थी। अब सबको पता है कि GSTR 3 क्या होता है, 3B क्या होता है, 4 अपन परचेज के केस में बनते हैं जो अभी बंद है। ठीक है, फिर NRTP के लिए अभी GSTR 5 है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए GSTR 6 है। अब ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 और ये GSTR 9 के केसेस में यहाँ पे सब जगह लिखा है ऑल रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। मैं ये नीचे वाले पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले आप बताइए कि कितने तरीके के रजिस्टर्ड पर्सन हो सकते हैं। एक होता है OIDAR, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ। उसके बाद अपन बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम में कोई हो, NRTP, ISD, TDS के लिए कोई रजिस्टर हुआ है, TCS के लिए कोई रजिस्टर्ड हुआ है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और एनुअल रिटर्न के केसेस में मतलब जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो फिर आपको 9 भी भरना है, 9C भी भरना है, लेकिन आपका टर्नओवर अगर 2 करोड़ से कम है तो वो यहाँ पे मेंशन करा है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा है कि OIDR से लेके TCS तक, ये देखिए रेड लाइन, इतने लोगों को GSTR 2 और 3 भी भरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनके लिए स्पेसिफिक फॉर्म्स दिए हुए हैं। उसी तरह कंपोजिशन से लेके TCS वालों को GSTR 1 भरने की ज़रूरत नहीं होती। उसी तरीके से NRTP से लेके एनुअल रिटर्न जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उनको GSTR 9 भरने की ज़रूरत नहीं होती। ये यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा हुआ है। इसके ऊपर 100% ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस है, तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को मिस ना करिएगा। एक बार फिर देख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट टॉपिक है लेट फीस का। लेट फीस सबको पता है कि जर्नली कभी वेव हो जाती है, कभी नहीं होती। अभी नोटिफिकेशन आया था कि बहुत टाइम तक के लिए वेव हो गई है, लेकिन हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक एग्जाम्पशंस को अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जनरल रूल ये है कि अगर आपका नील का रिटर्न है तो आपको पर डे 20 रुपये की लेट फीस लगेगी। अगर CGST और SGST आपकी इंटर स्टेट आ रही है तो 10-10 रुपये, और IGST आ रही है तो 20 रुपये। उसी तरीके से पर डे 50 रुपये की लेट फीस लगती है नॉर्मल केस में, अगर आपका नील का रिटर्न नहीं है तो। ये मैक्सिमम जा सकती है 5,000 रुपये तक ईच केस में। ठीक है, अब जैसे मैंने ऊपर बात करी GSTR 9 की, GSTR 9 की लेट फीस भी होती है, वो होती है 200 रुपये पर डे, लेकिन वो मैक्सिमम जा सकती है 0.25% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट तक के लिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अभी अपन ने 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं, असेसमेंट्स एंड ऑडिट्स, और दूसरा टॉपिक था रिटर्न्स। अब इसके बाद अपन आ रहे हैं जॉब वर्क पे। रिटर्न्स में एक टॉपिक रह गया कि रिटर्न्स कौन कौन भर सकता है, इसके ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। एक्चुअली रिटर्न्स एक तो आप खुद भर सकते हो, एक आपका है ना रिप्रेजेंटेटिव भर सकता है जो CAs वगैरह रहते हैं, और एक और कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत से लोगों को नहीं पता होता, वो होता है फैसिलिटी सेंटर। फैसिलिटी सेंटर ये बात करता है कि जिन सप्लायर्स या जिन लोगों के पास डिजिटलाइजेशन की इक्विपमेंट्स और अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, वो फैसिलिटी सेंटर को अपने रिटर्न्स फिजिकल फॉर्म में भेज सकते हैं। वो ये रिटर्न्स फिर अपलोड कर देते हैं पोर्टल पे।
तो ये एमसीक्यू बन सकता है कि कितने तरीके से एक असेसी अपने रिटर्न्स भर सकता है। तो 3 तरीके हो गए, खुद, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और तीसरा फैसिलिटी सेंटर के साथ। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा जॉब वर्कर की। जॉब वर्कर की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 143 ट्रिगर होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो आप प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को कुछ भेजता है, या जॉब वर्कर फिर किसी दूसरे जॉब वर्कर को कुछ भेजता है, तो तब वहाँ पे जीएसटी नहीं लगता। मतलब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये चलेगा, आप एंड यूजर को क्या बेच रहे हो, और तभी उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा जर्नली। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हैं। जो ये होता है कि प्रिंसिपल जो रहता है, जो जॉब वर्कर को काम देता है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए और सारे कंप्लाइंस करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि जॉब वर्कर को क्या जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब वर्कर का खुद टर्नओवर देखा जाता है, और उसके टर्नओवर में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं करी जाती जो वो जॉब वर्क कर रहा है, और वो जॉब वर्कर से ही डायरेक्टली बायर को भेज रहा है। ये अभी अपन डिस्कस करेंगे। अगर जॉब वर्कर कुछ डायरेक्टली बायर को बेच रहा है, तो ये जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल के अंदर काउंट होती है, ना कि जॉब वर्कर के अंदर। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन नंबर 22 के अंदर। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि जो जॉब वर्कर रहता है, अगर आपने उसको गुड्स भेजे हैं जॉब वर्क के लिए, तो कितने टाइम तक वो वापस आ जाने चाहिए। नॉर्मल केस में आप उनको वापस लो या वहीं से भेज दो, डायरेक्ट सप्लाई कर दो, तो उसकी टाइम लिमिट सेम है कि इनपुट्स के केस में वो 1 साल के अंदर वापस आ जाने चाहिए, या वहीं से आप उनको भेज दो तो उसको सप्लाई मान लिया जाता है। कैपिटल गुड्स में ये टाइम 3 साल है। ये जो टाइम लिमिट है कैपिटल गुड्स वाली, वो 2 साल तक और फर्दर इंक्रीज हो सकती है, और इनपुट्स वाली 1 साल तक और इंक्रीज हो सकती है। मतलब इनपुट्स में बोले तो 1+1, और कैपिटल गुड्स की बात करें तो 3+2। अब यहाँ पे यह होता है कि अगर वो रिटर्न नहीं आ पाए तो क्या होगा। अगर वो रिटर्न नहीं आ पाए तो उसको डीम्ड सप्लाई मान लिया जाता है। ठीक है, और आपने जब वो पहले इनपुट्स ली थी, आईटीसी ली थी, जब आपने है ना जॉब वर्कर को सप्लाई करा था, तब आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जब वो गुड्स आपके पास वापस आ जाते हैं तो फिर आप वापस वो आईटीसी ले सकते हैं। अब यहाँ पे केसेस रहते हैं कि किस किस पैटर्न पे जॉब वर्क हो सकता है। अगर आप सप्लायर हैं तो आप डायरेक्टली, एक तो सिंपल प्रोसेस होता है कि आप मैन्युफैक्चरर को भेजो। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि जॉब वर्कर को भेजेगा, जॉब वर्कर उसको रिवर्ट बैक कर सकता है। जॉब वर्कर रिवर्ट बैक करने की वजह उसको डायरेक्टली बायर को भी शेयर कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर डायरेक्टली किसी जॉब वर्कर को भेजे, जॉब वर्कर उसको फर्दर सप्लाई कर सकता है किसी और जॉब वर्कर के पास, और ना कि वो जॉब वर्कर चाहे तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर को भी भेज सकता है। तो अभी तक अपन ने पॉइंट ये पढ़े कि जॉब वर्क होता क्या है। जॉब वर्क एक तरीके का प्रोसेस होता है, इंटरमीडिएटरी प्रोसेस, और उसके ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेबिलिटी आती है। डॉक्यूमेंटेशन का ये ऑब्जेक्टिव बनता है कि डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, वो प्रिंसिपल के पास होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से रिलेटेड। अगर आपको जॉब वर्कर के यहाँ से अगर डायरेक्टली सप्लाई करना है, तो या तो आपका जॉब वर्कर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जो जॉब वर्कर का प्लेस है उसको अपने रजिस्ट्रेशन में एज अ एडिशनल प्लेस बताना ज़रूरी है। अगर आप उसको एडिशनल प्लेस नहीं बताएंगे तो आप वहाँ से डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि सर ये पूरा मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, ये तभी मेरे को मिलेगा कि जब मैं 143 का बेनिफिट तभी ले पाऊंगा जब मैं रजिस्टर्ड हूँ, कि मैं वैसे भी ले सकता हूँ।
ये सिंपल चीज़ है कि आपको अगर जीएसटी लॉ में कोई से सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये सिंपल चीज़ है कि बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 143 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विच आर एप्लीकेबल only to the registered person. If you are not registered, you will not get the benefit of section 143 processes. ठीक है। अब यहाँ पर है ना एक चीज़ और बात आती है जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि ईवे बिल कैसे बनाया जाएगा। अब ईवे बिल के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कि अगर कोई सा भी ट्रांजैक्शन होता है जो जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपीज़ से एक्सीड करती है तो फिर आपको है ना ईवे बिल बनाना ज़रूरी होता है। और वो कोई भी बना सकता है, चाहे वो सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो या जॉब वर्कर हो, बना सकता है, डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट। लेकिन अब अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो फिर ईवे बिल बनाना कंपलसरी होता है। ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है। प्लस अब यहाँ पे मैं थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लूँ कि आप सप्लायर से मैन्युफैक्चर भेज रहे हो और मैन्युफैक्चर जॉब वर्कर को भेज रहा है, जॉब वर्कर बायर को भेज रहा है, तो डॉक्यूमेंटेशन किस हिसाब से होगा। यहाँ पे मेन फोकस रहता है डिलीवरी चालान पे कि डिलीवरी चालान कितनी कॉपीज़ में जाता है और कैसे जाता है। मैं वन बाय वन आपके साथ है ना केसेस यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। पहला केस है कि जो प्रिंसिपल होता है, अगर प्रिंसिपल डायरेक्ट जॉब वर्कर को अगर कुछ भेज रहा है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट भेजेगा। वो ट्रिप्लिकेट कॉपी में डिलीवरी चालान भेजेगा। एक कॉपी वो खुद रखेगा और 2 कॉपी जॉब वर्कर को देगा। उसमें से एक कॉपी जॉब वर्कर जब उसका काम फिनिश हो जाएगा तो वो वापस मैन्युफैक्चरर को देगा और एक कॉपी खुद ही रख लेगा, मतलब प्रिंसिपल को देगा और एक कॉपी खुद रख लेगा। दूसरा केस ये आ सकता है कि एक जॉब वर्कर जब दूसरे जॉब वर्कर को भेजता है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना नया डिलीवरी चालान इशू कर सकता है। प्लस वो जो पुराना डिलीवरी चालान मैन्युफैक्चरर की तरफ से आया है वो इंडोर्स कर सकता है नए जॉब वर्कर को। इसके अलावा एक केस ये बनता है कि जॉब वर्कर, जब अभी मैंने डिस्कस करा वही केस बनता है कि जॉब वर्कर मैन्युफैक्चरर को वापस दे रहा है तो वो एक कॉपी वापस कर देगा। फिर इसके बाद एक केस ये बनता है कि जॉब वर्कर के पास डायरेक्ट गुड्स आ रहे हैं सप्लायर के पास से, तो साथ में इनवॉइस भी आना ज़रूरी है। ठीक है। और फिर उसके बाद अगर जॉब वर्कर डायरेक्टली सेल कर रहा है बायर को मैन्युफैक्चरर यानी प्रिंसिपल के कहने पे, तो वहां पर इनवॉइस इशू होगा जो मैन्युफैक्चरर इशू करेगा। अब 143 के अंदर अपन ने बात करी कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ये बेनिफिट है, तो आपको इसका इंटीमेशन तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसका इंटीमेशन दिया जाता है जीएसटी आईटीसी 04 फॉर्म के अंदर 143 सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब एनुअली दिया जाता है ये। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और कंसीडर करने के रहते हैं। क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर स्टेट ए में है और जॉब वर्कर स्टेट बी में है, जो बायर है वो स्टेट सी में है। अब जो भी सेल होती है वो ऑब्वियसली इंटर स्टेट होगी, लेकिन यहाँ पे देखने लायक चीज़ ये है कि हम जॉब वर्कर का जो स्टेट है वो कभी कंसिडर नहीं करेंगे। हम कंसिडर करेंगे कि मैन्युफैक्चरर यानी प्रिंसिपल का क्या स्टेट है और बायर का क्या स्टेट है। अगर दोनों का स्टेट सेम है तो ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगी और इंटर स्टेट सप्लाई नहीं होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जो जॉब वर्कर है उसका स्टेट अलग है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर लिखा हुआ है कि कुछ रिलेटेड मोल्ड्स एंड डाइज, मतलब ये एक वैल्यूएशन चैप्टर से कनेक्ट होता है, इसके ऊपर आपको एक क्लैरिफिकेशन भी है और अपना पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन भी है कि जॉब वर्कर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि रिलेटेड इक्विपमेंट्स आप खरीदोगे और इसके अंदर लगाओगे तो ये जो इक्विपमेंट्स की वैल्यू है वो जो सप्लाई की वैल्यू होती है उसमें ऐड होती है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ये जो इक्विपमेंट में जो पार्ट्स लगने वाले हैं वो पार्ट्स मुझे प्रिंसिपली सप्लाई करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करेगा, तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होते। इसका प्लीज पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।
अभी मेजरली अपन ने 3 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो ईवे बिल और ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज और एडवांस रूलिंग से रिलेटेड हैं, जो मैंने पहले डिस्कस करे थे, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होंगे। सो थैंक यू।